नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज से 2 दिन का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों समेत स्टार्टअप से जुड़े हजारों प्रतिनिधि शामिल। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी कांग्रेस का दम। पीएम मोदी भरतपुर और नागौर में करेंगे रैली, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर के बाद खैरथर में संभालेंगे मोर्चा। जोधपुर और जैसलमेर में जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी का प्रचार। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र आज। अमित शाह करेंगे वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में तूफानी रैली। केसीआर और ओवैसी समेत राहुल गांधी ने भी तेज किया प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल से अनुमति के बाद मिस्र से गजा पहुंची ईंधन की पहली खेप। अमेरिका ने कहा नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में जारी रहनी चाहिए ईंधन की आपूर्ति। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नीले रंग में डूबा अहमदाबाद। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्य किरण दिखाएगा करतब। भारत ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। और देश भर में बिखरी छठ पर्व की रौनक। आज पूजा का दूसरा दिन। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। और अब खबरें विस्तार से। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आज से 2 दिन के लिए नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रमुख संगोष्ठी और सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन के सम्मानित अतिथियों के तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। ये सम्मेलन सह प्रदर्शनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसमें भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ 7 विजन डॉक्यूमेंट 2047 दिखाई जाएगी। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं चुनावी राज्यों की जनादेश में। जनादेश में शुरुआत राजस्थान के रण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार राजस्थान के रण में उतरेंगे। आज उनकी 2 चुनावी रैली होंगी जिसे विजय संकल्प सभा का नाम बीजेपी ने दिया है। पहले भरतपुर में पीएम बीजेपी की ओर से पार्टी का प्रचार करेंगे और मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। फिर इसके बाद नागौर के खरनाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और फिर नागौर में होगी आज की दूसरी और आखिरी विजय संकल्प सभा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में सभा करेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर में चुनावी रैली करेंगे। योगी यहां जिले की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो, रैली और जनता से संवाद करेंगे।
एक तरफ जहां आज राजस्थान के भरतपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां भरतपुर जिले की वैर सीट और अलवर के तिजारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार छोटे छोटे रोड शो और रैलियों में व्यस्त हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटियां फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। इसके अलावा अलवर जिले के बानसूर और दौसा जिले के बांदुकुई में भी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की सभा होगी। तो वहीं गंगापुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। राजस्थान के रण से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तेलंगाना चुनाव की, जहां 30 तारीख को मतदान है। आज हैदराबाद में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस संकल्प पत्र को लॉन्च करेंगे। संकल्प पत्र के अलावा अमित शाह गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और अलग अलग घोषणाएं शामिल हैं। घोषणा पत्र में 4,000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन और 500 रुपए में रसोई गैस शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र भी इसी तरह लोक लुभावन होगा, जिसमें सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियों में व्यस्त है। वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को बंद करा दिया जाएगा। इसी तरह एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों दल नहीं चाहते कि एआईएमआईएम के नेता चुनाव ना जीते। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को वो बंद करा दिया जाएगा। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। ओवैसी ने कहा है कि ये दोनों दल नहीं चाहते कि एआईएमआईएम के नेता चुनाव ना जीते। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होगा ये तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले कल जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर हो गई है। आइए देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम द्वारा तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई जानों के नुकसान के लिए माफी मांगने के बाद तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई है। बीआरएस ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। शुक्रवार को हैदराबाद हवाई अड्डे के पास पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि तेलंगाना के बेटों की जान लेने वाले कांग्रेस नेताओं का स्वागत है। बीआरएस नेता के कविता ने पूछा कि 6 दशकों तक तेलंगाना को धोखा देने वाले गांधी परिवार के लोग जानमाल के नुकसान के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। I just want to direct my question to Honorable Rahul Gandhi ji. Why are you not apologizing? Why is Sonia ji not apologizing? Have the decisions only been made by Mr. Chidambaram? If you are coming to Telangana, giving guarantees to people of Telangana, why are you shying away from apologizing to the people of Telangana? And let me tell you this, even if you apologize 1,000 times, people of Telangana will never forget you or never forgive you. केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान करीब 1200 लोगों की मौतों के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लास्ट आंदोलन में 1200 लोग सुसाइड किया है। 1969 में 365 स्टूडेंट्स पुलिस फायरिंग में शहीद हो गया। फिर भी जब तेलंगाना नहीं दिया गया, अगर तेलंगाना का दोषी कोई है वो कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना का दुश्मन कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना के खिलाफ काम किया है, तेलंगाना विकास के लिए काम नहीं किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। दरअसल गुरुवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी चिदंबरम ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए हुए आंदोलन के दौरान लोगों की मौत पर दुख जताया था। साथ ही ये भी कहा था कि इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस बीच कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और अनेक घोषणाएं हैं।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है। कांग्रेस की गारंटी और घोषणा पत्र पर बीजेपी ने कहा कि जनता ने कर्नाटक में इनकी गारंटियों का हाल देख लिया है। किए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी दे सकती कांग्रेस पार्टी ने, ये एक परिवारवाद राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और तुष्टीकरण के अलावा कुछ गारंटी नहीं दे सकता। जो भी गारंटी दिए लोगों के हित के लिए, ये पूरा तो बकवास है। लोगों तो विश्वास नहीं, क्योंकि कर्नाटक में लोग अस्तबा हो गए, या किसान हो या हमारे बेरोजगार युवा हो। आज 3000 रुपए की बात करें बेरोजगार को, एक तक नहीं दिए। इस बीच तेलंगाना में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली विधानसभा में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा, तो पिनापका में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्टी उम्मीदवार माजिद हुसैन के समर्थन में हैदराबाद में प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी है। टनल में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से एयरलिफ्ट कर गई अमेरिकन ऑगर मशीन ने तकरीबन 99 मिलीमीटर के 24 मीटर लंबे पाइप ड्रिलिंग कर डाल दिए हैं। जिला अधिकारी ने कहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों से बात हो रही है और सभी सलामत है। उनको खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी समांतर की जा रही है। और इसी के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं ओपी यादव उत्तरकाशी से। ओपी यादव, अगर ताज़ा जानकारी की बात की जाए तो ये ताज़ा जानकारी मिल रही है कि एक और बोरिंग मशीन लाई गई है और अब ड्रिलिंग का काम और मिशन मोड पे शुरू हो जाएगा, जो कुछ समय पहले रुक गया था। अभी आप ताज़ा जानकारी बताएं कि मज़दूरों का क्या स्टेटस है, अभी वो कैसे हैं और मिशन मोड पे किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। जी, बीते रविवार को ये देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा गांव के पास जो टनल बन रही थी बीते 4.5 साल से, उसका तकरीबन 70% काम पूरा हो गया था, लेकिन मात्र 400 मीटर की दूरी बची। उससे पहले ये हादसा हो गया था। उसके बाद बचाव और राहत कार्यों के लिए तेजी से मिशन मोड पर काम शुरू किया गया। सबसे पहले हैदराबाद से एक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई 13 तारीख को, लेकिन जब आज उसने काम करना बंद किया तो 15 तारीख को अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑगर मशीन विशेष हरकुलेस विमान के जरिए मंगाई गई। उस मशीन ने काम भी करना शुरू किया और तकरीबन 22
मीटर तक इसने ड्रिलिंग की। उसके बाद इसमें 4 पाइप भी लगा दिए गए 900 mm के, जो एक पाइप 606 मीटर का होता है। लेकिन उसके कार्य के दौरान कुछ दिक्कतें इस तरह की आती थी, क्योंकि ये मशीन 1750 हॉर्स पावर की है, तो जब ये चलती है तो कंपन पैदा होता है। तो जो तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि मलबा फिर से न गिर जाए, इसलिए बीच बीच में इसको ब्रेक देना पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि इस मशीन को डीजल के जरिए चलाया जा रहा है, तो डीजल की वजह से वहाँ पोल्यूशन और एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, तो जो मजदूरों को दिक्कत होती है, काम करने वालों को, जो एक्सपर्ट है उनको दिक्कत होती है। तो इस वजह से पोल्यूशन फ्री और एनवायरमेंट फ्री बनाने के लिए भी उसको बीच बीच में रोका जाता है। इसके साथ साथ जो मशीन है उसमें जो बेयरिंग लगे होते हैं, वो बेयरिंग काम करने की वजह से घिस जाते हैं, तो उन बेयरिंग को चेंज करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और अब जो अमेरिकन वगैरह मशीन है उसके साथ साथ जो नॉर्वे और थाईलैंड और अन्य जो भारत के और अन्य राज्य स्तरीय जो एक्सपर्ट्स है, भूगर्भिक विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह के आधार पर एक इंदौर से दूसरी और टेक्नोलॉजी आधारित एडवांस मशीन मंगाई गई है, जो उसके आज पहुंचने की संभावना है। तो इस पे मिशन मोड पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन, केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार सतर्कता मोड पे काम कर रही है, और जो मजदूर 40 फंसे हुए हैं उनके खाने पीने और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे उसकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर अस्थायी एक पुलिस चौकी बना दी गई है, एक छोटा हॉस्पिटल टाइप का भी बना दिया गया है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा बल और अन्य तरह की जो एजेंसियां, उनके कार्मिक यहाँ पे लगातार ड्यूटी पे तैनात है। और जो परिजन हैं जिनके सगे संबंधी टनल में फंसे हुए हैं उनको भी यहाँ पे लाया गया, उनसे बातचीत भी करवाई जा रही है। वॉकी टॉकी और पाइप के जरिए उनका लगातार संवाद बना रहता है, ताकि उनको किसी तरह की चिंता न हो। तो ये कार्य बड़ा तेजी से मिशन मोड पर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री से बात की, केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की। इसके अलावा वीके सिंह केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री हैं, वो आए, और सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव भी यहाँ आए, अनुराग जैन। तो तमाम एजेंसियां इसमें काम कर रही है, और ये कार्य मिशन मोड पर है, लेकिन थोड़ा काम में बाधा हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी यादव, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि बचाव कार्य अभी भी जोरों पर लगातार चल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर है खेल से जुड़ी हुई। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए कल भारतीय वायुसेना की सूर्यकरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की पहुंचने की उम्मीद है। कल होने वाले महामुकाबले से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है। नीले रंग की यहां धूम मची हुई है। फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की जर्सी और कैप खरीद रहे हैं। स्टेडियम के बाहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। महामुकाबले के लिए मंच सज चुका है, और ये देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर मर्चेंडाइज को लेकर के खासी यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। भले ही दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी दिवाली का धमाका अभी बाकी है, वो 19 तारीख को होगा। लोग यहाँ पर जर्सियां खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये सेल्समैन है। किस नाम की सबसे ज्यादा डिमांड है आपके पास? विराट कोहली। और कुछ इसके अलावा मांग रहे हैं लोग? विराट कोहली। देखिए विराट कोहली पहला, ये इन्होंने बताया विराट कोहली। यहाँ पर कुछ और लोग भी है। क्या मांग रहे हैं आपसे सबसे ज्यादा? कौन सा टी शर्ट? विराट कोहली। तो डिमांड देखिए, मर्चेंडाइज देखिए, यहाँ पर प्लेयर्स के नाम के साथ इंडिया की जर्सी जो है वो बिक रही है। देखिए यहाँ पर विराट का डिमांड जो है इस समय फुल फ्लो में चल रहा है, क्योंकि विराट ने इस पूरे टूर्नामेंट में साबित करके दिखाया कि वो भारत के लिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो 19 तारीख को होने वाले महामुकाबले के लिए मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी हैं। लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, और टी शर्ट्स की डिमांड यहाँ बढ़ी हुई है। विराट, रोहित, शामी को लेकर के यहाँ पर जो उनके फेवरेट्स हैं उनको खरीदा जा रहा है। ये तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे, और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए, और देखते रहिए पल पल की खबरें। मेरे सहयोगी तपस के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और नीले रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिट इंडिया अभियान का एक प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया वीक 2023 की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में देश भर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। फिट इंडिया वीक कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के शैक्षणिक संस्थान छात्रों में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें फ्रीडम रन, क्विज,
पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, योग और ध्यान लगाने समेत कई अन्य कार्यक्रम शामिल होंगे। शैक्षणिक संस्थान फिटनेस का पालन करने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक कोई भी एक सप्ताह चुन सकते हैं। फिट इंडिया वीक 2023 युवाओं के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा एक संयुक्त प्रयास है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में चल रहे हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद ने कहा कि देश में खेलों के विकास में सरकार हर मोर्चे पर खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को तैयार करने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। श्रीकांत माधव वैद से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। कितना इम्पोर्टेंट है कि एक अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एक जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज आप देख रहे हैं जो देश में जो स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम बन रहा है और बन गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जिस तरह से हमारे एशियन गेम्स में जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया 107 मेडल, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद पैरा गेम्स हुए, पैरा एथलीट्स, उसमें भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ था भारत का। तो अभी भारत पूरी इज़ ऑन द मूव, नॉट ओनली इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है बट स्पोर्ट्स में भी एक बड़ा ये बन रहा है। तो उसी तौर ये जो हमारा टीम्स हैं 8 टीम्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक ऐसी टीम बनेगी। अभी हमारी नज़र तो ओलंपिक्स पे है, जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो हम एक बेहतरीन टीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए खड़ी करेंगे। जिस तरीके से देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आते हैं, खिलाड़ियों का हाथ थाम के एक छोटे स्तर से लेके अलग अलग स्कीम्स हैं जो कि खिलाड़ियों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? कितना ये सपोर्ट करता है नए एथलीट्स को? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल जितना समय दे रहे हैं एथलीट्स को, जाने के पहले सेंड ऑफ देते हैं, आने के बाद हर एक को मिलते हैं। और उन्होंने अभी पैरा एथलीट्स का फंक्शन में तो मैं था, उन्होंने कहा कि कोई हारा नहीं है, सभी जीते हैं, या तो मेडल जीते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो इसी तरह से मतलब जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है राइट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, आई थिंक इंडियन ऑयल एक जागरूक कॉरपोरेट है और हम भी समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, हम देश का नंबर 1 कॉरपोरेट है, बट उसके साथ साथ हमें स्पोर्ट्स में भी आगे कदम से कदम देश के साथ चलना पड़ेगा। हमने काफ़ी तरह से स्पोर्ट्स को एंकरेज कर रहे हैं और ये इंडियन ऑयल स्पॉन्सर टूर्नामेंट है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है एज चेयरमैन इंडियन ऑयल कि हम ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इंडियन ऑयल की हम बात करें, आपने कहा काफ़ी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, और हॉकी के अलावा अगर हम बात करें और किन किन खेलों में और किस तरीके के जो फ्यूचर कुछ प्लान्स होंगे अपने, क्या कहेंगे? लिस्ट लंबी है लेकिन मैं बता दूंगा कि चेस में हमारा प्रज्ञानंदा वो भी हमारा है, बैडमिंटन लक्ष्य सेन और अदर्स ये हमारे हैं, टेनिस में है। तो हर एक गेम आप देखो इंडियन ऑयल है। इनफैक्ट एशियन गेम्स का परफॉर्मेंस में जो इंडिया के एक मेडल्स आए थे, आई थिंक हाईएस्ट नंबर इंडियन ऑयल के प्लेयर्स को आए थे। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बना है इंडियन ऑयल में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अभी अब 30 लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 14 एथलेटिक्स में अलॉन्ग विद साई। तो ये थे इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से देश में खेल आगे बढ़ रहा है, इंडियन ऑयल कंधे से कंधा मिलाकर खिलाड़ियों के विकास के लिए काम कर रहा है और खिलाड़ियों को ऐसा मंच दे रहा है जहाँ पर ये अपनी प्रतिभा को जो है आगे ले जाएँ। कैमरामैन मोंटी के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरठ में भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से MyGov या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी हैं, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यावहारिक बनाती हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे से बन रहे हैं खूबसूरत बेंच, पेन, पेंसिल और टी शर्ट।
में 3 रिटायर्ड फौजियों की मुहिम, युवाओं को मुफ्त में सेना में जाने की दे रहे हैं ट्रेनिंग। बेसहारा बूढ़ी माओ का सहारा बनी मंगलम फाउंडेशन बांट रही है अपनापन और खुशियां। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का आयोजन अहेरी के महागांव खुर्द में किया गया। यात्रा में विशेष गाड़ी के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर कुछ लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सभी ने एकता की शपथ भी ली। मैं घर के वजह से बहुत परेशान था। अभी मैं रमाई योजना का घरकुल का लाभ लिया हूँ। 2021-22 में मेरे को मकान मिला है। वो मकान में मेरा परिवार और मैं सुकून में हूँ। केंद्र शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी लाभार्थी यहाँ से वंचित रहा है उनको लाभ देने का उद्देश्य हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान हम पूरा करेंगे। हमें विश्वास है कि दिनांक 15 नवंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक जितने भी लाभार्थी वंचित रहे हैं उनको हम लाभ दे सकेंगे। राजधानी दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 377 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार में AQI का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया। सुबह के वक्त कोहरे और स्मॉग की चादर देखने को मिली। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 दर्ज हुआ। यहां खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता रही। कई दिनों से नोएडा में हवा बेहद खराब श्रेणी में थी और अब यहां का AQI 300 के नीचे है। लिहाजा यहां के लोगों को अधिक राहत का एहसास हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर को 2 महीने के लिए खोला गया है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। सबरीमाला नाम माता शबरी के नाम पर रखा गया है। माता शबरी रामायण का एक पात्र है जिन्होंने भगवान राम को बड़े ही भक्ति भाव से अपने झूठे बेर खिलाए थे। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। छठ की रौनक देश भर में बिखर गई है। पूरा माहौल भक्ति में सराबोर है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करेंगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है।
आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से 2 दिन का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों समेत स्टार्टअप से जुड़े हजारों प्रतिनिधि शामिल। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी कांग्रेस का दम। पीएम मोदी भरतपुर और नागौर में करेंगे रैली, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर के बाद खैरथल में संभालेंगे मोर्चा। जोधपुर और जैसलमेर में जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी का प्रचार। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र आज, अमित शाह करेंगे वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में तूफानी रैली। केसीआर और ओवैसी समेत राहुल गांधी ने भी तेज किया प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल से अनुमति के बाद मिस्र से गजा पहुंची ईंधन की पहली खेप। अमेरिका ने कहा नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में जारी रहनी चाहिए ईंधन की आपूर्ति। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहले नीले रंग में डूबा अहमदाबाद। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्य किरण दिखाएगा करतब। भारत और ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। और देश भर में बिखरी छठ पर्व की रौनक। आज पूजा का दूसरा दिन, खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में ये घोषित किया है। भारत में वर्ष 2018 से हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने और विलेख पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह उपचार प्रणाली भारत में लोकप्रिय हुई। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा 14 नवंबर से शुरू हो गई थी। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। छठ की रौनक देश भर में बिखर गई है। पूरा माहौल भक्ति में लीन है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करेंगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है। रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच इजराइल से अनुमति के बाद मिस्र से ईंधन की पहली खेप गजा पहुंच गई है। इससे पहले इजराइल ने सहमति व्यक्त की थी कि वह ईंधन से लदे ट्रकों को गजा में प्रवेश करने देगा। उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के मुताबिक राहत सामग्री पहुंचाने देने के कोई सीमा नहीं रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से मिली हर सूची की हम आपूर्ति करवाएंगे। वहीं अमेरिका ने कहा कि नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को उनके पद से हटा दिया गया है। बोर्ड को उनके नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं था और वहीं बोर्ड सदस्यों के बीच बातचीत की कमी की वजह से ये खबर बताई जा रही है। इस फैसले के विरोध में ओपन एआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ओपन एआई के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रही मीरा मुराती अंतरिम सीईओ के रूप में काम करेंगी। बता दें कि ओपन एआई ने पिछले नवंबर में अपने चैट जीपीटी चैटबॉट को जारी रख के जेनरेटिव एआई क्रेज को बढ़ावा दिया, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में से एक बन गया।
ब्राजील के पेंटानल के जंगलों में भीषण आग का कहर जारी है। आग से अब तक 35,000 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। आग अक्टूबर में शुरू हुई थी, जो सूखे और भीषण गर्मी के कारण काफी गंभीर रूप ले चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इस महीने आग काफी बढ़ गई है। आग से जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे। भारत विश्व कप के फाइनल में चौथी बार मैदान पर उतरेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वही वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और क्रिकेट विश्व कप से ताज़ा जानकारी लेकर हमारे साथ आए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, जुड़ चुके हैं हमारे साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। मुकेश, क्या ताज़ा जानकारी है? जैसा हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे अभी, उसमें आप दिखा रहे थे कि पूरे नीले रंग में रंग चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और 20 साल बाद अब ऑस्ट्रेलिया और भारत की भिड़ंत होने वाली है। बिल्कुल भावना, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसके बाहर का नजारा कुछ इस तरह से ही देखने को मिल रहा है। और आपको बताऊं, लेट नाइट तक यहाँ पर लोग आकर के मर्चेंडाइज खरीद रहे थे। नीले रंग की डिमांड काफी थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर के एक अलग माहौल है, क्योंकि उन्होंने इस खेल में ये साबित भी किया है कि भारत क्यों प्रबल दावेदार है इस विश्व कप के लिए। अभी पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो कह रहे थे कि भारत एक डोमिनेटिंग साइड है और उनके होम ग्राउंड में उनको हराना एक बड़ी चुनौती होगा। 2003 का बदला लेने के लिए भारतीय टीम यहाँ पर बेताब है। तो ये सब कुछ निर्भर करेगा कल के मुकाबले पर, किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनता है, क्या कुछ खास होता है। लेकिन बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाली है और बाहर लगातार लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। टिकटों की हाई डिमांड है, लोग हर तरफ, अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके पास एक्रेडिटेशन कार्ड है तो वो भी पूछ रहे हैं कि क्या कोई टिकट की संभावना है, किसी भी तरह से टिकट दिला दीजिए। तो एक माहौल जो है वो बना हुआ है। देखिए, आपको न केवल टेलीविजन में, स्टेडियम्स में, आप ऑनलाइन भी इन मुकाबलों को देखने के लिए काफी क्यूरियोसिटी है, काफी जनता वहां पर भी जुड़ती है जो ऑनलाइन इन मैचेस को देखेगी। तो भावना एक अलग मुकाबला है, क्योंकि एक बड़ा दिन होने वाला है 19 तारीख को भारत के लिहाज से, और ये मौका भारतीय टीम नहीं छोड़ेगी। अभी तक अपराजित रही है पूरे टूर्नामेंट में और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी। ऐसे में इस डोमिनेटिंग साइड के बारे में जो भी कुछ हम कहेंगे वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने अपने खेल से साबित किया। और सबसे बड़ी बात है, अभी पैट कमिंस कह रहे थे कि मोहम्मद शमी जिस तरह से वो निकल करके आए हैं, 6 मैचों में उन्होंने 23 विकेट निकाले हैं और टॉप लीडिंग इसमें बॉलिंग में बने हुए हैं। रविंद्र जडेजा से उनको खासा डर है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि शमी के अलावा अगर आपको किसी से डर लगता है तो वो कौन है, तो कहते हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि जिस तरह से वो
गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह से वो अपने एग्जीक्यूशन को देते हैं वहां पर गेंद को जब टर्न कराते हैं तो उनका एक अच्छा प्लान होता है और काफी अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं। तो ये पैट कमिंस और उनकी टीम को पता है कि बड़ा दिन है, बड़ा है, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी कोई चूक नहीं छोड़ेंगे। मुकेश, साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी तक भारत को 9 के 9 मैच में अजय जीत हासिल हुई है। अगर कल की बात की जाए तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्या आपकी किसी एक्सपर्ट से बात हुई है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानना होगा, जानना होगा और फिर फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में उतरना होगा। बिल्कुल है यहाँ पर भावना। देखिए, अगर आपको स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो जो हमारे प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव देखने को हमें नहीं मिलेगा, लेकिन टॉस पर निर्भर रहेगा कौन सी टीम यहाँ टॉस जीतती है। निश्चित तौर पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी क्योंकि बड़ा स्टेडियम है, बड़े स्कोर की यहाँ पर दरकार रहेगी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपने सेमीफाइनल मुकाबले में एक मशक्कत की, भले ही वो मुकाबले जीत गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उन्हें कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि उनके लिए आसान होने वाला नहीं था। अगर वहां वो कैचेस नहीं छोड़ते तो साउथ अफ्रीका आज यहाँ फाइनल खेल रही होती है। ऐसे में जो कैचेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड जो है वो फील्डिंग को लेकर के काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैच जो होगा अगर वो छूटा तो बुरा साबित होगा। मैक्सवेल का कैच अफगानिस्तान के लिए कैसा साबित हुआ सभी ने देखा, एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने 200 का आंकड़ा पार कर दिया तूफान के अंदाज में। तो यहाँ पर ये सब टीमों को पता है कि एक भी चूक बड़ी भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर ग्राउंड है, इसका जो यार्ड है वो देखेंगे, काफी बड़ा ग्राउंड है, 1 लाख से ज्यादा दर्शक यहाँ पर मौजूद होंगे, होम सपोर्ट होगा भारत को। तो कल काफी कुछ यहाँ पर निकल करके आने वाला है। रोहित शर्मा खुद कल पिच का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे पिच में जाकर के कि किस तरह की पिच वाली है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा पिच को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन करना। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि 1 लाख दर्शकों की बैठने की जगह है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? भावना, सुरक्षा पूरी यहाँ पर मुस्तैद है, चारों तरफ पुलिस जो है वो लगा दी गई है क्योंकि बड़ा मुकाबला होने वाला है। भारत को, अगर भारत जीतता है इस मुकाबले को तो यहाँ का नज़ारा जो है वो अलग ही होगा क्योंकि हमने 2011 मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के बाहर भी देखा था जब भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था, महेंद्र सिंह धोनी का रॉकेट 6 देखने को मिला था और उसके बाद जो वहां पर लोग सड़कों पर निकल करके आए थे। ऐसे में सुरक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन कल यहाँ पर एक चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत 2011 के बाद के अपने विश्व कप के सूखे के अभियान को खत्म करे। 2019 में वो हारे थे, लेकिन इस बार उनके लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, कोई भी वो चूक नहीं करेंगे, फैंस को इस बार नए साल का तोहफा देंगे। जी, साथ ही साथ मुकेश, हमने देखा कि वायुसेना भी यहाँ सूर्य किरण के जरिए अपना कर्तव्य दिखाएगी मैच शुरू होने से पहले, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? काफी ज्यादा तैयारियां हैं यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनीज को लेकर के। वो जो यहाँ पर लाइटिंग भी की गई है, साथ ही साथ फायर क्रैकर्स भी अरेंज किए गए हैं जो अलग अलग मोड में आपको दिखाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो वायुसेना की सूर्य किरणें हैं उसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर है उसको यहाँ पर एक बार प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस मुकाबले को ऐतिहासिक बनाने के लिए ना तो बीसीसीआई कोई कसर छोड़ रही है, ना तो भारतीय फैंस कोई कसर छोड़ रहे हैं, ना ही इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर वो तमाम परफॉर्मेंस दे करके ये साबित करना कि भारत के हौसले को कैसे बुलंद किया जाए। और ये सब भारतीय टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि आप अपने होम क्राउड में खेल रहे हैं। ऐसे में आप ये तमाम चीजें दिखाएंगे, लोगों को अपनी बात से अपनी चीज बताएंगे और बताना ये भी चाहेंगे कि आप विश्व में खेलों की महाशक्ति बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह का एग्जीक्यूशन है। और बीसीसीआई ने सराहनीय कार्य किया। भावना, आप चाहे कोई भी मैच देख लीजिए, फुल ऑन मैच देखने को मिले, मैचेस में थोड़ा क्राउड कम जरूर है लेकिन एक्साइटमेंट कम नहीं रहा। आप वहां पर देखिए जाकर के कैसे छोटे छोटे मुकाबलों में बड़ी बड़ी टीमों को पसीना आ गया क्योंकि चाहे वो नीदरलैंड हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इन्होंने अपने दम पर यह दिखाया कि खेल जो है वो अनप्रेडिक्टेबल क्यों होता है, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट में। ऐसे में अब ये अनिश्चितता के बादल कल फिर से छटेंगे और देखना होगा कि दोनों टीमों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जहां भारत तीसरी बार खिताब के लिए यहाँ पर मुकाबले में उतरेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि वो छठी बार इस मुकाबले को जीते, विश्व विजेता बने। ऐसे में एक्सपीरियंस अच्छा ऑस्ट्रेलिया के पास, इससे बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है उनके पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं भावना, आप चाहे डेविड वार्नर को देख लीजिए, जब वो यहाँ पर तो उनके ऊपर भी जो इंडियन फिल्म का जो खुमार था वो देखने को मिला। उन्होंने स्टाइल करके दिखाया कि जिस तरह से वो
कर रहे थे, वो परफॉर्म करके दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर वो यहाँ काफी टाइम से खेलते आए हैं, तो उन्होंने पुष्पा झुकेगा नहीं वाला जो स्टाइल करके दिखाया था, लोगों को खासा लुभा करके गया था। तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये पता है कि वो यहाँ पर खेले हुए हैं, उनके पास भी काफी सारे यहाँ फैन सपोर्टर्स पहुंचेंगे, तो एक अच्छा मुकाबला कल दोनों टीमों के बीच। बिल्कुल मुकेश, बात करें अगर मौसम की और पिच की, तो किस लिहाज से अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है और भारत की जो क्रिकेट की जो पूरी टीम है उस लिहाज से क्या ये जो पिच है वो सपोर्ट करती है? बिल्कुल, भारत के पास देखिए आप इतना एक्सपीरियंस हो गया, भावना, उन्होंने उस कंडीशन में खेल दिया। और इवन आप देखिए फॉर्मर क्रिकेटर भी इस बात को कह रहे हैं कि इस बार का जो वर्ल्ड कप था वन साइडेड किसी भी टीम के लिए नहीं किया गया, क्योंकि पिच को इस तरह से बनाया गया, बैटिंग भी करेंगे, स्कोर भी करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट मुकाबले में देखा था कि सबको लगा कि हम न्यूजीलैंड को बहुत सस्ते में लपेट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर न केवल अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, एक बार टेंशन भी बना दी थी कि कहीं भारत मुकाबला ना हार जाए। तो ये जो पिच है ये दोनों ही टीमों के लिए इक्वली सपोर्ट करेगी, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिलेगा आज जब शाम को एक बार और से पिच इंस्पेक्शन होगा कि कितनी घास रहती है पिच पे, किस तरह का पिच को शक्ल दी जाती है। निश्चित तौर पर होम सपोर्ट का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पिच को फेवरेबल बनाया जाता है, ये सभी मानते हैं जिस भी कंडीशन में जिस भी कंट्री में मुकाबले होते हैं। लेकिन यहाँ का जो क्राउड है वो बहुत डिलाइटेड है, बहुत ही उत्साहित है। ऐसे में जो यहाँ पर स्पेक्टेटर आएंगे देखने के लिए, उनका एक बड़ा दिन होगा और इतिहास के पन्नों पर यह दिन लिखा जाएगा। तो ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह बनने के लिए न केवल फैंस तैयार हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दर्शक हैं। आप स्टूडियो से देखेंगे इस मुकाबले को, जो जहाँ होगा वो कल के दिन जरूर रुक जाएगा इस महामुकाबले के लिए। जैसा आपने कहा मुकेश की ऐतिहासिक दिन होने वाला है और साथ ही साथ भारत ऑलरेडी बहुत इतिहास इस क्रिकेट विश्व कप में ऑलरेडी दर्ज कर चुका है, फिर वो कहें कि विराट कोहली की सेंचुरी हो या गेंदबाजी के लिहाज से हो, तो इतिहास तो हम पहले ही रच चुके हैं। अगर कई रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जाए तो बिल्कुल पूरा का पूरा टूर्नामेंट ऐतिहासिक रहा, चाहे विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी है। देखिए भावना के उसमें पहले ऐसा लग रहा था कि विराट का करियर खत्म हो गया है, विराट के करियर को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठे, उनकी कप्तानी गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डोमिनेशन दिखाया अपना और इस 14 महीने में 9 सेंचुरी जड़ करके उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। और आप देखिए खुद खेलों के भगवान उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि जब वो सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब वो पहली बार विराट से मिले थे तो लोगों ने उनके साथ प्रैंक किया कि भगवान के पैर छूओगे तो तुम्हारा भविष्य आगे बढ़ेगा, लेकिन सचिन ने उस बात का खुलासा किया कि जिस तरह से विराट कोहली खेलते गए और जिस तरह से उन्होंने 50 शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगा दिया, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सचिन के 100 शतकों के अंबार को कहीं ना कहीं ढाएं। 2027 में T20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन ये फॉर्म दिखाती है कि भारत के पास हिटमैन है। जिस तरह से आप रोहित शर्मा की किसी भी तरह से उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने एक मैच छोड़ दिया जाए, उन्होंने लीड किया है फ्रंट साइड से और जिस तरह से उन्होंने शतक लगाए, बड़े इंपॉर्टेंट। जी मुकेश, कुमार यादव ने जी मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दर्शक तैयार है एक बार फिर से दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। हमने मुकेश से भी सुना कि कैसे नीले रंग में सराबोर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से जोर शोर से लोग जो है वो मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, मुकेश ने बताया। और एक एयर शो का भी आयोजन होगा जो इस मुकाबले को और यादगार बना देगा। और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वायुसेना की सूर्य किरण की टीम एयर शो का अभ्यास किया उन्होंने और कल के फाइनल मैच में आपको भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम के ये करतब देखने को मिलेंगे। तो फाइनल मैच से पहले ये एयर शो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां 1 लाख दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरा का पूरा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है फिलहाल इस वक्त नीले रंग में रंग गया है।
कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम अपने तीसरे खिताब से बस एक कदम दूर है। टीम इंडिया अजय रथ पर सवार होकर फाइनल में स्थान उन्होंने बना लिया है। रोहित एंड कंपनी के सामने है ऑस्ट्रेलिया की मजबूत चुनौती। वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में भारत कई बार वनडे में विश्व चैंपियन बनने के नजदीक पहुंचा, लेकिन मात्र 2 ही बार ट्रॉफी जीत सका है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के वनडे और T20 विश्व कप में खेले गए फाइनल मुकाबलों के इस रिकॉर्ड पर। लगातार 10 मैच जीतकर भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर एक दिवसीय क्रिकेट की सरताज बनने के लिए तैयार है। रविवार को विश्व कप में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत पहली बार चैंपियन बना था। दूसरी बार साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब रोहित शर्मा के पास नया इतिहास रचने का मौका है। वनडे विश्व कप और T20 विश्व कप को मिलाकर भारतीय टीम अब तक 6 बार फाइनल में स्थान बनाने में सफल रही है। इसमें से टीम इंडिया ने 2 बार वनडे विश्व कप और 1 बार T20 विश्व चैंपियन बनने में सफलता पाई है। भारत ने सभी को चौंकाते हुए साल 1983 में विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता पाई। टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब कपिल देव की कप्तानी में जीता। फाइनल में भारतीय टीम ने उस समय अजेय मानी जा रही वेस्टइंडीज को शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 183 रनों का टारगेट दिया, लेकिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम 140 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इस तरह से टीम इंडिया ने ये मुकाबला 43 रन से जीतकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम एक दिवसीय विश्व कप में दूसरी बार साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई। टीम ने फाइनल मुकाबला सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रन बनाए थे, लेकिन बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 234 रनों पर ऑल आउट हो गई। 2011 में भारत ने ICC वनडे विश्व कप की मेजबानी की और फाइनल तक पहुंचा। फाइनल में वानखेड़े में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने महिला जयवर्धने के शानदार शतक की बदौलत 274 रन बनाए। 275 रन का पीछा करते हुए गौतम गंभीर के 97 और MS धोनी के नाबाद 91 रन की दमदार पारी की बदौलत भारत ने दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता पाई। 12 साल बाद भारतीय टीम एक बार फिर रविवार को वनडे विश्व कप का फाइनल खेलने उतरेगी। टीम इंडिया ने ग्रुप दौर और सेमीफाइनल में मिलाकर सभी 10 मैचों में जीत हासिल की है। ऐसे में क्रिकेट फैंस एक बार फिर भारतीय टीम के विश्व कप चैंपियन बनने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत ने साल 2007 में T20 विश्व कप के पहले संस्करण का फाइनल खेला। जोहान्सबर्ग में हुए खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। भारत 2014 T20 विश्व कप फाइनल जीतने का प्रबल दावेदार था। हालांकि मीरपुर में श्रीलंका की चुनौती से पार नहीं पा सके। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 130 रनों का स्कोर बनाया। श्रीलंका ने 18 ओवर के अंदर 134 रन बनाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। नमस्कार।